हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हेमंत कुमार। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं बता दूं कि मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूं। मैं एक सीएमए हूं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पास्ट 6 ईयर से मैं वर्किंग हूं। मेरे को फर्म का एक्सपीरियंस एज वेल एज मैंने सीओपी भी लिया था, मतलब मैं प्रैक्टिशनर भी रहा हूं कुछ टाइम तक। उसके बाद मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी काम कर चुका हूं और अभी भी मैं एट येट मैं वर्किंग ही हूं। तो यार दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना यहाँ पे स्टार्ट किया। मैंने ये ब्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट करी ताकि मैं बता सकूं कि जो अपना सीएमए प्रोफेशन है, लोग इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन लाइक कि क्या करियर होगा, किस तरह की जॉब होगी, किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो इन सब चीज़ों को लेके मैंने ये स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे अवेयरनेस देना। तो यार, अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो या फिर आप सीएमए की पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप भी अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करो। मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है मैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ताकि जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर रहें बहुत सारी चीज़ों से पहले ही, उनको पहले ही बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाए जो मैंने कभी फेस की थी। क्योंकि उस टाइम जब हमने एग्ज़ाम किया था तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं था। तो वो उस टाइम का जो स्टार्ट किया हुआ जो कोर्स था वो हमने किस तरह से किया, तो एक फेलियर ही बता सकता है सक्सेस होने का आसान सा तरीका। तो यार, कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई कर चुके हो। अगर पढ़ाई कर चुके हो, फिनिश कर चुके हो, अपने एग्जाम्स आप दे चुके हैं और फाइनल क्वालिफाई कर चुके हैं, तो किस तरह से जॉब में भी आपको प्रोग्रेस करनी है और किस तरह की जॉब ढूंढनी है और किस तरह से जॉब को अप्लाई करना है, किस तरह से आपको रिज्यूमे अपना ड्राफ्ट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के माइंड में होती हैं, स्टूडेंट्स के माइंड्स में होती हैं, जो अपने इंटर क्वालिफाई करते हैं, जो स्टूडेंट्स फाइनल की पढ़ाई या फाइनल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके माइंड्स में रहता है। तो यार, इन सब चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सो मेनी ब्लॉग्स आई हैव प्लान कि मैं बहुत सारे ब्लॉग्स बनाऊंगा। अगर आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे तो आप बता देना विच लैंग्वेज यू फील कंफर्टेबल। आई एम कंफर्टेबल इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। सो गाइज, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं हेमंत कुमार और मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। आई एम ACMA ऑल्सो। सो यार, मैं आज बात करने वाला हूँ एक स्टडी टाइम को लेके, यानी स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूँ। तो यार देखो, अपने पास जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स है, जो इंटर के स्टूडेंट है और फाइनल के स्टूडेंट है, कोई एक ग्रुप दे रहा होगा इंटर में, कोई 2 ग्रुप दे रहा होगा, मतलब इंटर और फाइनल दोनों में। फाउंडेशन के जो अपने स्टूडेंट है, आज मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जो मेरा स्टडी का जो मतलब फॉर्मेट है वो सब पे अप्लीकेबल होता है। देखो, अपना 12th क्लियर करते हैं और इस सीएमए में एंटर करते हैं आफ्टर 12th, तो हमें एक स्टडी का एक्सपीरियंस होता है। और अभी नए नए हम पास आउट हुए होते हैं 12th क्लास से, तो एक जोश भी होता है, पैशन भी होता है। लेकिन ये जोश और पैशन अपना जो 12th का होता है वो हमारा इसमें काम नहीं आता। रीज़न मैं बताता हूँ। पहला, हर 6 मंथ पे एग्ज़ाम होते हैं, 4 ही पेपर होते हैं, लेकिन ये 4 पेपर अपने आप में महाभारत हैं। स्पेशलाइजेशन होता है। अब वो 12th की बात को हम छोड़ देते हैं कि 12th में हर एक सब्जेक्ट में हमें पता होता है कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आना है, कितने मार्क्स का नहीं आना। बट अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आप इंस्टीट्यूट की बुक के फ्रंट पेज पे इंडेक्स में लिखे हुए मार्क्स के परसेंटेज क्राइटेरिया पे कभी मत जाना। वो ऐसे ही दिया होता है, उसमें से बहुत रेयर चांस है कि आपको वो क्राइटेरिया मीट कर जाए। मैंने भी फर्स्ट टाइम यही गलती करी थी। हमने ये देखा था, हमें तो देखो यार कोई गाइड करने वाला नहीं था इस कोर्स के बारे में। हमने लकीली ये कोर्स ज्वाइन कर लिया था, तो इतना नहीं पता था। हमें ये पता था कि जस्ट एज ए 12th में भी कोर्स कंटेंट लिखा हुआ है, सिलेबस लिखा हुआ है। हमने इंस्टीट्यूट की बुक की फ्रंट पेज पे देखा कि इस चैप्टर का इतना एवरेज है, इस चैप्टर का इतना वेटेज एवरेज है, इस चैप्टर में इतने परसेंटेज का वेटेज एवरेज है, उसके हिसाब से पढ़ाई कर ली। लेकिन जब एग्जाम में पहुंचे तो सब डब्बा गुल हो गया। मैंने सोचा कि यार ये क्या है, मतलब जो दिया हुआ था वैसा तो कुछ आया ही नहीं, एग्जाम ही नहीं आया, वैसा कुछ पैटर्न ही नहीं था। कहां से दे दिया, क्या दे दिया। तो पहला अटेम्प्ट फाउंडेशन का मैंने जो दिया था, मैं फेल हो गया।
फेल होने का ये रीजन नहीं था कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, फेल होने का ये रीजन था कि मुझे जो पढ़ना चाहिए था मैंने नहीं पढ़ा उस हिसाब से। तो वाई आई फेल, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरी जो स्टडी जो वो थी, जो पैटर्न था वो सही नहीं था। मेरे को मार्क्स भी याद है, मैं अकाउंट्स में 33 स्कोर कर पाया था। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, बट स्टिल मैं फाइनल किया, बहुत अच्छे से किया, एक मेरिट पोजीशन से किया हूं। मेरा कैंपस में भी सिलेक्शन, यानी कह सकते हो कि कैंपस में भी 2 कंपनियों में सिलेक्शन का क्राइटेरिया में आ गया था मैं, बट मैं उसमें नहीं क्वालिफाई कर पाया, लेकिन मैं वहां तक भी पहुंचा हूं। आप सोच सकते हो कि फाउंडेशन में अकाउंट्स में 33 मार्क्स लाने वाला लड़का भी फाइनल कर पाया। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी कर सकते हो। आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छी प्लानिंग होना चाहिए, एक अच्छा स्टडी का फॉर्मेट होना चाहिए, किस टाइम कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है वो चीज होनी चाहिए। तो यार मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले अगर आप सोचते हो कि जो ये कोर्स का कंटेंट दिया हुआ है हमारे बुक के फर्स्ट पेज पे जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं, तो आप उसको टोटली इग्नोर कर दीजिए। आपको वो चीज देखनी ही नहीं है कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आता है, इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आता है। तो वो चीज छोड़ के आप फोकस कर दिए क्वेश्चंस पे। जो अकाउंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पे फोकस कीजिए। और वो फोकस आप कैसे कर पाएंगे? पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स के अकॉर्डिंग। बहुत जरूरी है, नंबर 1 आपको 10 ईयर रिवाइज करना। नंबर 2 आपके जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत जरूरी है कि आप उसको सॉल्व करें। अकाउंट्स की बात करो। नंबर 3 इंस्टीट्यूट के जो सजेस्टेड हैं उसको एक बार जरूर देखें। जो इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर्स देता है, आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है इंस्टीट्यूट के साइट पे, एग्जाम से पहले आप उसको एक बार जरूर विजिट करें। नंबर 4 आरटीपी पेपर्स। जो इंस्टीट्यूट आरटीपी पेपर्स निकालता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, फिगर चेंज होगी, क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो ये 4 चीजें करनी है। कौन सी? 10 ईयर, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, तीसरा आपको जो सजेस्टेड पेपर है वो एक बार देखना है, चौथा आरटीपी पेपर्स। ये सारी चीजें आपको जरूर देखनी है एग्जाम से पहले। हालांकि अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं आई है, आप ये मान के चलो कि आपके पास ऑप्शन मिलेगा, पहला कि आपको जुलाई में एग्जाम देना ही देना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको जुलाई या अगस्त में एग्जाम नहीं देना है ना, तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप पोस्टपोन करके नवंबर वाला दे दो, कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन मिल सकता है। तो इंस्टीट्यूट के माइंड में आई थिंक ऐसा चल रहा है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ने भी ये ऑप्शन दिया है, तो अपना इंस्टीट्यूट भी वही ऑप्शन बाय करेगा पक्का। तो आप अपनी स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन रेडी रखिए दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम ऐसे हैं कि जरूरी नहीं कि एक बार में ही एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। हो सकता है कि आपको 1-2 अटेम्प्ट और लग सकते हैं। इसके लिए आप मोटिवेट रहिए, आप तैयार रहिए, है ना। तो एग्जाम के डेट को मत फोकस करिए, आप पहले फोकस करिए अपनी प्रिपरेशन को, कि जब भी एग्जाम हो या तो आप देख एकदम निकल जाओ, या फिर आप अगले ऑप्शन की तरफ जाओ, कैरी फॉरवर्ड कर लो। नवंबर दिसंबर का अटेम्प्ट ट्राई कर लो, दिसंबर का अटेम्प्ट ट्राई कर लो। तो यार ये है। तो मैं बता रहा था यार कि देखो, ये 4 स्ट्रेटेजी आपको करनी ही करनी है ऑन एनी केस। मेरे टाइम में जब मैंने फाउंडेशन दिया था ना, तो मेरा सब्जेक्टिव पेपर था, तो भी मैं फेल हुआ, जहां पे आपको हर चीज के मार्क्स मिलते थे स्टेप वाइज। तो सोच सकते हो कि एग्जाम कैसा रहा, कैसा होता था। तो आप सोच सकते हो कि एग्जाम कैसा होता था उस टाइम। तो यार मतलब ये प्रोफेशनल एग्जाम है दोस्तों, यहां हम फेल नहीं होते, हम क्लियर ही नहीं होते। उसको फेल कभी मत मानना, ये कहना कि यार क्लियर ही नहीं हुआ, मैं अगली बार इससे अच्छे से ट्राई करूंगा। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बार फेल हुआ हूं, हर स्टेज में फेल हुआ हूं, फाइनल, इंटर, आप फाउंडेशन तक। तो मैंने बताया जैसा कि मैं फाउंडेशन के अकाउंट में फेल हो गया था, तो उसका यही रीजन था कि हमने ये देखा कि ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, तो हमने उस पर बिलीव कर लिया, मैंने उसकी ऐसे पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई करने के बाद ये हुआ कि रिजल्ट ये मिला। हालांकि मैं थोड़ा अकाउंट्स में वीक भी हूं, मैं ये बता दूं। तो मेरा अकाउंट्स इतना गड़बड़ था, इसलिए मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट परस्यू नहीं किया, मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट परस्यू किया।
लेकिन पढ़ाई उतनी ही करी, वही सब्जेक्ट पढ़े, सब कुछ वही पढ़े। तो आप फाउंडेशन के एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये टिप्स जरूर देना चाहूंगा, ये 4 चीज और करें। चलिए यार बात करते हैं कि आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए पढ़ाई की। देखो यार, मैं किसी पर्सनल उस पर नहीं जाना चाहता, जिसका जो मन करता है जिस टाइम वो पढ़ सकता है, जिसके माइंड में जो मन करता है सब्जेक्ट का वो पढ़ सकता है, उसकी अपनी चॉइसेस। लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज करी अपनी स्टडी जर्नी में कि ये थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप अपना एक स्टडी का पैटर्न बहुत अच्छे से रखें। मतलब जब भी आप पढ़ रहे हो आपका माइंड कॉन्शियस होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए उस चीज को समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप किताब लेके बैठे हुए हैं और आपका माइंड कहीं और हो, या मन ही नहीं कर रहा वो सब्जेक्ट आप जबरदस्ती पढ़ रहे हो। ये 2 चीजें कभी मत करना। अगर आपका जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं है मत पढ़ो उसको, क्योंकि वो टोटली टाइम वेस्ट है। बिल्कुल आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस चीज को समझ ही नहीं रहे। ठीक है। और जो मैंने पहले बताया था कि अगर आपका मन ही नहीं है बिल्कुल भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का, तो आप बिल्कुल मत पढ़ो। और अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ाई करो। ये अगर 2-3 चीजें आप कर लोगे ना तो आप इस एग्जाम को बहुत जल्दी से क्लियर कर पाओगे। अच्छा, पढ़ने का टाइमिंग क्या होना चाहिए, मैं बात करता हूं अकाउंट्स का और आपको बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स की बात करता हूं। हमारे टाइम में सब्जेक्टिव होता था तो स्टेप के नंबर मिल जाते थे, जो कि बहुत ईजी हुआ करता था। एक तरह से मान सकते ईजी हुआ करता, हालांकि फेल तब भी होते थे भाई, ऐसा नहीं है कि इजी पेपर आता था, इजी होता था, जल्दी क्लियर हो जाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लटका हूं मैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो मैं बात करता हूं बिजनेस मैथमेटिक्स का, लॉ एंड एथिक्स का, सॉरी बिजनेस मैथमेटिक्स। तो मैं बात कर रहा हूं बिजनेस मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग की। देखो यार, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। आपको 3 रिवीजन चाहिए ही चाहिए हर एक क्वेश्चंस की। अगर आपको आप अगर 12th में अच्छे से ग्रिप नहीं है आपकी अकाउंट्स की और मैथ की, तो आपको बहुत अच्छे से ग्रिप बनानी पड़ेगी इसमें, फाउंडेशन में। इसलिए कहते हैं 11th-12th अगर अच्छे से पढ़ा हो तो कोई माई का लाल इसमें आपको हरा नहीं सकता अकाउंट्स में। तो मतलब इन दोनों में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, प्रैक्टिस कब करनी चाहिए इनकी? आपको जब लगे ना, जब आप लेट नाइट स्टडी बहुत से स्टूडेंट करते हैं, बहुत रात रात तक जग के पढ़ते हैं। ठीक है। एक चीज बता दूं कि अगर बहुत ज्यादा रात होती है तो आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल मेरी बात मानिए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए जिनकी लेट नाइट की स्टडी का रूटीन है। आपको नाइट में आप ये आदत डालिए कि नाइट में आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ें, यानी आप अकाउंट्स पढ़ें, मैथ पढ़ें। मैं मानता हूं कि रात में शोर बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए बहुत से लोग थ्योरी भी पढ़ते हैं, याद भी करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप ऐसा अपना टाइम टेबल बनाइए कि नाइट में 2 या 3 घंटा, यानी जब आप नाइट इन द सेंस कि मैं 1-2 बजे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 9, 10, 11, 12, 12:30, 1 तक, अगर मैक्स टू मैक्स। तो आप ये काम करिए कि इसमें आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़िए, यानी मैथ और अकाउंट्स की प्रैक्टिस कीजिए। फाउंडेशन के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है। अब बात आती है बाकी 2 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और आपका लॉ एंड एथिक्स। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और लॉ एंड एथिक्स, तो आप इस सब्जेक्ट को पता है कब पढ़ सकते हो? मॉर्निंग टाइम में। आप रूटीन बनाइए कि आप मॉर्निंग टाइम में ये सब्जेक्ट को पढ़िए। सीरियसली आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप ये स्ट्रेटजी अपनाइए, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। आपको डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने क्या बोला कि 4 चीजें। पहला कि आपको पास्ट ईयर के पेपर देखने चाहिए। दूसरा, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड एक बार जरूर देखना चाहिए। तीसरा, आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन अगर है तो वो सॉल्व करना चाहिए। चौथा, एग्जाम से पहले आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा जो दी जाती है, क्या आरटीपी पेपर्स बोलते हैं उनको, जो इंस्टीट्यूट आरटीपी पेपर रिकमेंड करता है वो जरूर करिए। ये 4 चीजें। और अपना स्टडी का टाइम, जो मैंने बोला कि आप नाइट में कोशिश करिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़िए और डे में कोशिश करिए कि आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़िए। माइंड आपका रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। अगर माइंड रिलैक्स होगा तो बहुत ज्यादा फोकस होगा, और फोकस होगा तो वो चीज आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहेगी और रिकॉल रहेगी और आप एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। तो यार, दिस इज वेरी सिंपल थिंग्स, आप कर सकते हो। आई विल टेल यू आफ्टर कुछ टाइम बाद। मैं आपको जरूर बताऊंगा मेरी फाउंडेशन जर्नी पूरी कैसी रही। मैं फेल हुआ, ये तो मैंने बता दिया क्यों हुआ, और भी रीजन थे फेल होने के जो शायद आप लोग ना करें तो आप बहुत जल्दी उन चीजों को क्रॉस कर पाए।
सो मच यार।